नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत की सबसे बड़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर। ये वो मिसाइल सिस्टम है जिसे भारत को किसी भी दुश्मन देश की तरफ से फायर किए गए बैलिस्टिक मिसाइल या न्यूक्लियर मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए डेवलप किया जा रहा था। और पिछले साल एक रिपोर्ट सामने आया था कि भारत की तरफ से अभी अपनी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की फेज 1 को ऑपरेशन करने का फैसला किया गया। अब अगर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम की बात करें तो इसे 2 डिफरेंट फेज में डिवाइड किया गया था और इसे इस तरीके से डिवाइड किया गया था और डेवलप किया जा रहा था ताकि जैसे कि हमारा फेज 1 डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो तुरंत इसको ऑपरेशनल कर दिया जाएगा और फिर फेज 2 को कंप्लीट करने के बाद उसे भी ऑपरेशनल किया जाएगा, लेकिन इसको सेपरेटली भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। और इसको अगर सेपरेटली हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। अभी भारत डायनामिक लिमिटेड की तरफ से बात कंफर्म किया जा चुका है कि उनको अभी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की फेज 1 की इंटरसेप्टर मिसाइल्स यानी कि एडवांस एयर डिफेंस और पृथ्वी डिफेंस व्हीकल के लिए ऑफिशियल ऑर्डर मिल चुका है, जिनको अभी मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। अब हालांकि अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से बात बताया नहीं जा रहा कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को कब एक्टिवेट किया जाएगा, लेकिन भारत डायनामिक लिमिटेड की तरफ से बताया जा रहा है कि उनको जो टाइमलाइन दिया गया उसके मुताबिक 2023 से पहले इसको एक्टिवेट किया जाना चाहिए। यानी कि इसी टाइमलाइन के अंदर ही भारत डायनामिक लिमिटेड की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जो मिसाइल्स हैं इनको गवर्नमेंट को और हमारे आर्म फोर्सेस को डिलीवर कर दिया जाएगा। लास्ट ईयर एक रिपोर्ट सामने आया था जिसमें ये बताया गया था कि भारत की तरफ से भी राजस्थान में और मुंबई में मल्टी फंक्शनल फायर कंट्रोल रडार और लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार सिस्टम को भी इंस्टॉल किया जा रहा था, जिनको आगे चल के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इनमें से राजस्थान में जो रडार्स इंस्टॉल होने वाली है उनको न्यू दिल्ली को कवर करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और इसे सबसे पहले कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। और इसके बाद मुंबई को सेफ रखने के लिए मध्य प्रदेश में भी एक और रडार स्टेशन को सेटअप किया जाएगा। इसके अलावा अभी तक डीआरडीओ की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की फेज 2 को भी डेवलप करने के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया जा रहा था, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि शायद डीआरडीओ की तरफ से सीक्रेटली अपनी फेज 2 प्रोग्राम को शुरू किया जा रहा है, जिसमें AD1 और AD2 जैसे नेक्स्ट जनरेशन इंटरसेप्टर्स को डेवलप किया जा रहा है, जो कि 1500 किलोमीटर से लेकर 3000 किलोमीटर के डिस्टेंस पर भी दुश्मन की इनकमिंग मिसाइल को टारगेट कर पाएंगे और उनको इंटरसेप्ट कर पाएंगे। अगला अपडेट एयरक्राफ्ट कैरियर को लेके। आप सभी जानते हैं कि अभी रिसेंटली भारत की तरफ से अपनी पहली इंडिजिनस और ऑफिशियली दूसरी एयरक्राफ्ट कैरियर को अपनी नेवी में कमीशन किया गया, जिसका नाम INS विक्रांत रखा गया। अब विक्रांत को पूरी तरीके से इंडिजिनसली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया गया है और इसको बनाने के लिए हमें लगभग 13 साल का वक्त लग गया था। इसको हमारी कोचिन शिपयार्ड की तरफ से बनाया जा रहा था, क्योंकि कोचिन शिपयार्ड के पास भारत का सबसे बड़ा ड्राई डॉक फैसिलिटी मौजूद था, जो कि 50,000 टन तक की या उससे भी ज्यादा साइज की जो वेसल्स होंगे उनको वहां पे ड्राई डॉक किया जा सकेगा। और अभी कोचिन शिपयार्ड की तरफ से आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर ही एक और बड़ी ड्राई डॉक फैसिलिटी को बनाने की कोशिश किया जा रहा है, जिसमें करीब 1500 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट की गई है। और यहाँ पर 65,000 टन क्लास के उससे भी थोड़े बड़े साइज की वेसल्स को बनाने के लिए यहाँ पे ड्राई डॉक किया जा सकेगा। अभी कोचिन शिपयार्ड का कहना है कि अगर भारत की तरफ से एक और एयरक्राफ्ट कैरियर को हासिल करने का फैसला किया आता है तो वो विक्रांत क्लास की एक और कैरियर को बस 5 साल के अंदर ही बनाकर इंडियन नेवी को डिलीवर कर सकते हैं। अब नेवी की तरफ से अभी एक और विक्रांत क्लास की कैरियर को अपने सर्विस में शामिल करने का कोई इरादा नहीं दिख रहा है, तो इस वजह से कोचिन शिपयार्ड की तरफ से एक और ऑफर भी दिया जा रहा है, जिसमें वो बता रहे हैं कि वो एक कंप्लीट नई डिजाइन की कैरियर को भी बना सकते हैं और इसके लिए बस 8 साल का वक्त उनको लग सकता है। अब विक्रांत को बनाने में जो 13 साल लगे थे, इसके पीछे कोचिन शिपयार्ड का कहना है कि इसमें मैक्सिमम सिस्टम रशिया की तरफ से भारत को टाइम पर डिलीवर नहीं किया गया था, तो उस वजह से इसको बनाने में हमको टाइम लग गया था। और खास करके जो स्टील्स इस्तेमाल होने वाले थे उनको रशिया की तरफ से सप्लाई करने का प्लान इनिशियली किया गया था, पर रशियन सप्लायर जो थे उनकी तरफ से टाइम पर उनको सप्लाई नहीं किया गया था और इस चक्कर में हमारे करीब 2 साल वेस्ट हो गए थे। फिर उसके बाद हमारी स्टील अथॉरिटी इंडिया की तरफ से ग्रेड 249A क्लास की स्टील को बनाना पड़ा, जिनको विक्रांत की पूरी हल सेक्शन को और इंटीरियर को बनाने का इस्तेमाल किया गया था। अब आगे चल के जो कैरियर बनाया जाएगा उसमें भी सेम स्टील का इस्तेमाल किया जाएगा, जिनको अभी हमारी स्टील अथॉरिटी इंडिया की तरफ से बनाया जा रहा है। तो आगे चल के हमको इसके लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही अभी हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने का एक्सपीरियंस भी हो चुका है, तो हम इसका इस्तेमाल करके जल्दी से जल्दी एयरक्राफ्ट कैरियर को बना सकते हैं। अभी कोचिन शिपयार्ड का यह दावा है कि वो 65,000 टन तक की कैरियर को भी बस 5 साल के अंदर बनाकर इंडियन नेवी को डिलीवर कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये कि अभी तक नेवी की तरफ से यह तय नहीं किया जा रहा है कि उनको INS विशाल के लिए जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए, और ऑफिशियली
इसकी स्पेसिफिकेशन क्या होने वाला है। जब तक ये तय नहीं होता है तब तक इनको बनाना संभव नहीं होने वाला। अगला अपडेट तेजस MK2 को लेके 2-3 दिन पहले गवर्नमेंट की तरफ से तेजस MK2 प्रोग्राम के लिए फंड्स को अप्रूव किया गया था, जिसके बाद इसकी 2 इनिशियल प्रोटोटाइप्स को बनाया जाने वाला था। इसके बाद अभी AD की तरफ से बताया जा रहा कि वो अभी 2027 तक तेजस MK2 की प्रोटोटाइप्स की फ्लाइट टेस्टिंग को कंप्लीट करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह होने वाला कि इस दौरान तेजस MK2 की डेवलपमेंट को फास्ट ट्रैक करने के लिए सीधे तौर पर इसकी जो प्रोटोटाइप बनाए जाने वाले वो सभी के सभी FOC वेरिएंट के होने वाले। आपने देखा होगा कि इनिशियली जब हम तेजस को डेवलप कर रहे थे, यानी कि तेजस MK1 को डेवलप कर रहे थे, तो उसमें IOC यानी कि इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस और FOC स्टैंडर्ड की 2 वेरिएंट हमको देखने को मिले थे। लेकिन तेजस MK2 में सिर्फ FOC स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट को प्रोड्यूस किया जाने वाला है, जो कि टेस्टिंग को कंप्लीट करने के बाद सीधे तौर पर प्रोडक्शन में जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब ऐसा करने के लिए कुछ चीजें सबसे पहले तैयार होना काफी जरूरी है, जिसमें ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम सबसे ज्यादा जरूरी होने वाला है। इसके बाद यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम एक और जरूरी सब सिस्टम होने वाली है। इसके अलावा ASR रडार, डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर सिस्टम और रडार वार्निंग रिसीवर जैसे सिस्टम को भी इसके लिए डेवलप करना काफी जरूरी है। अब ऐसा तो नहीं है कि हम तेजस MK1 में इस्तेमाल हो रहे सिस्टम को तेजस MK2 में इस्तेमाल करेंगे, तो उसके लिए हमको सेपरेट सिस्टम को डेवलप करने की जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन ADA को उम्मीद है कि वो शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर भी इन सभी चीजों को डेवलप कर सकते हैं। अब इसके अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और HAL की तरफ से भी जॉइंटली एक IRST सिस्टम को भी डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसे टाइम के अंदर ही डेवलप कर लिया जाएगा। अब इनिशियली तेजस की जो प्रोटोटाइप्स होने वाला है उसमें जो IRST सिस्टम होने वाला है वो शायद एक इम्पोर्टेड सिस्टम होने वाली है, लेकिन जो प्रोडक्शन वेरिएंट होंगे उसमें इंडिजिनस IRST सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसको अभी VL और HAL के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। इसके बाद तेजस MK2 अपने आप में पहला इंडियन मेड एयरक्राफ्ट होने वाला, जिसमें साइड स्ट्रीक कंट्रोल, लार्ज एरिया डिस्प्ले, स्मार्ट हेड अप डिस्प्ले सिस्टम मौजूद होने वाला है। अब ये सभी सिस्टम हमको MK में भी देखने को मिलने वाला है, लेकिन जैसे कि तेजस MK2 पहले आने वाला है तो सभी चीजों को पहले तेजस MK2 में इस्तेमाल किया जाएगा, वरना इन सभी चीजों को पहले से ही डेवलप किया गया था ताकि इनको फ्यूचर में डेवलप किए जाने वाले सभी इंडियन मेड एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किया जा सकेगा। अभी तेजस MK2 की पहली प्रोटोटाइप को अगले साल रोल आउट करने के बाद 2023 से लेकर 2025 तक इसकी फ्लाइट टेस्टिंग को करने का प्लान किया जा रहा है, जिसमें इसकी बेसिक फ्लाइट परफॉर्मेंस को टेस्ट किया जाएगा। फिर 2025 से 2027 के बीच इसकी वेपन्स ट्रायल को करना शुरू कर दिया जाएगा और इसमें पहले से ही सभी वेपन्स को इंटीग्रेट करके इसको इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किया जाएगा, ताकि डिलीवर करने के तुरंत बाद ही इनको ऑपरेट किया जा सके। अब तेजस MK1 के साथ क्या हुआ कि जब इनको डिलीवर किया गया तो उसमें सिर्फ डर्बी और R-73 जैसे मिसाइल को इंटीग्रेट करके इसको इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किया गया था। फिर इसके बाद इसमें धीरे धीरे अलग अलग वेपन को फायर करने के लिए सिस्टम को ऐड किया गया और अभी रिसेंटली इसमें पाइथन 5 को फायर करने के लिए ऐड किया गया था और अभी इसमें अस्त्र मिसाइल को भी इंटीग्रेट करने की कोशिश किया जा रहा है, जो कि शायद इसी साल के अंत तक कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन तेजस MK2 की बात करें तो उसके साथ ऐसा नहीं होगा और इसको पहले से ही सभी वेपन्स को फायर करने के लिए तैयार करके इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किया जाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।